हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई दिनों का है। ढेर सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर के। और हाँ, पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा यहाँ, किस एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2022 के लिए चुना गया? यहाँ ध्यान रखिएगा, 2024 में सितंबर में 30 सितंबर को ये ऐलान हुआ है, लेकिन ये है 2022 के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती को इस बार ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिल रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, वो भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और 8 अक्टूबर को जो 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगी ना, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। इसका ऐलान किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये 30 सितंबर को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है एक्स पर, जो पहले ट्विटर था। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती, अब उनको ये अवार्ड, प्रेस्टिजियस भारत का सबसे बड़ा जो फिल्म का अवार्ड है, वो मिलने जा रहा है। ठीक है, और उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो उनका जन्म हुआ था 16 जून 1950 को कोलकाता में। असली नाम उनका क्या है? गौरांग चक्रवर्ती है नाम उनका। क्या है? गौरांग चक्रवर्ती। करीब 4 दशकों तक एक्टिंग की उन्होंने शानदार ढंग से, और कई सारी लैंग्वेज में, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, भोजपुरी, मतलब 350 से ज़्यादा फिल्मों में वो काम कर चुके थे। पहली फिल्म उनकी मृगया थी, 1976 में आई थी मृगया। 92 में जो फिल्म आई थी डिस्को डांसर, ये जो आप डांस देख रहे हैं, इसी से उनको बेहतरीन पहचान मिली थी, डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर। ठीक है, तो इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। पहली फिल्म जो मृगया आई थी उसमें 1976 में उनको नेशनल अवार्ड मिला था। फिर दूसरा नेशनल अवार्ड उनको मिला था 1993 में फिल्म ताहोदेर कथा के लिए, जबकि तीसरा नेशनल अवार्ड मिला था 1996 में स्वामी विवेकानंद फिल्म के लिए। पिछले साल उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इस बार अब वो दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुने गए हैं, और अनाउंसमेंट सितंबर 2024 में हुआ है 2022 के लिए। अगर हम चर्चा करें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये क्या है, तो ये भारतीय सिनेमा का, मैंने आपको बताया कि सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इस अवार्ड का नाम जो है वो धुंडीराज गोविंद फाल्के उनके नाम पर रखा गया था, और उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। ओके, दादा साहब फाल्के। तो उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, और हर साल ये नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होता है, उसी के दौरान ये प्रेस्टिजियस अवार्ड यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। और इसमें एक गोल्ड कमल मेडल मिलता है, एक शॉल मिलता है, 10 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो अब सवाल होगा कि अब तक कितने एक्टर्स को ये अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो उन सब की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है अलग अलग वर्ष के अनुसार। तो अभी 2022 के लिए, जो कि 2024 में मिलेगा मिथुन चक्रवर्ती को। उससे पहले पिछले साल की बात है, वो वहीदा रहमान को मिला था पिछले साल। उससे पहले मिला था आशा पारेख को, उससे पहले रजनीकांत, फिर उससे पहले अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। तो ये पूरी लिस्ट है, दूसरी लिस्ट ये रही। ठीक है, और सवाल होता है कई बार कि पहली ऐसी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताएं जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, तो वो देविका रानी 1969 में उनको मिला था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहा। 8 अक्टूबर को ये अवार्ड दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा, उसी के दौरान। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह के तत्कालीन प्रमुख का नाम बताएं जिसे इजराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक करके मार डाला। आंसर होगा इसका हसन नसरुल्लाह। ठीक है, हसन नसरुल्लाह। 27 सितंबर को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में, जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, वहाँ पर कई टन का बम गिराया। और इससे वो जो हेडक्वार्टर तो था, ये ज़मीन से 50 फीट नीचे अंडरग्राउंड इसका ऑफिस था हिजबुल्लाह के चीफ का, हसन नसरुल्लाह का।
और उसी के दौरान उसकी मौत हो गई 50 फीट नीचे। पूरी सटीक जानकारी थी, खुफिया जानकारी थी इसराइल के पास ये कि यहाँ पर छिपा हुआ है। और फिर जो लड़ाकू विमानों ने अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमान था इसराइल का, उसी ने ये बमबारी की और मार डाला। ठीक है, तो इजरायली सेना ने उसके बाद कहा कि अब नसरल्लाह दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। ओके, तो क्या है, कहाँ पर है, एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। प्यारा भारत रहा अपना, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जिसको अमेरिका यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो वहीं पर हम देखेंगे, ये देखिए कि ये रेड कलर में जो है ना वो है इजराइल, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ये है लेबनान। ठीक है, लेबनान में ही हिजबुल्लाह है। अब सवाल यही होगा हिजबुल्लाह है क्या? तो ये लेबनान में एक संगठन है और इसके लीडर का नाम हसन नसरल्लाह था, जो कि मारा गया। हिजबुल्लाह का शब्द का अर्थ होता है थर्ड पार्टी ऑफ गॉड। ये संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान में बहुत ही ताकतवर ग्रुप है। इसके संगठन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जो पॉलिटिकल ग्रुप है और एक हिस्सा सैन्य ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसको आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। भारत ने अभी तक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को घोषित नहीं किया हुआ है, तो हम इसको आतंकी संगठन नहीं कह सकते हैं अभी, तब तक कि सरकार अपना ओपिनियन ना दे दे। लेबनान में ज़्यादातर इलाकों में हिजबुल्लाह का कब्जा है। वहाँ की सरकार में इसके लोग हैं। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर हुआ ये था, इजराइल ने यहाँ कब्जा कर लिया था, बेरूत तक चले गए थे। बेरूत जो है ना उसकी राजधानी है लेबनान की। और इसी दौरान जो है ना वो बना था हिजबुल्लाह ईरान की मदद से। ईरान जो है ना वो इस तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ईरान। तो उसके बाद लेबनान में जब हिजबुल्लाह मजबूत हुआ, बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, तो इजराइल ने अपनी सेना वापस ले ली थी। और इससे हिजबुल्लाह को लगा कि वो बहुत ही ताकतवर हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद से दोनों के बीच में इजराइल और ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसके बीच में तनाव चल रहा था। अभी जब आपको पता होगा ये जो इजराइल और जो यहाँ पर हमास है उसके बीच में युद्ध चल रहा था, उसी दौरान लेबनान से हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट यहाँ पर दागे थे। और उसके बाद जब यहाँ से हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार डाला इजराइल ने, कहाँ पर मारा था, वो ईरान में मारा था। तो उसके बाद अब इसका ध्यान यहाँ पर चला गया और इसके जो चीफ है हसन नसरल्लाह, उसको मार डाला। ठीक है, हसन नसरल्लाह जो है उसकी बहुत ही बड़ी पकड़ थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी उसकी मजबूत स्थिति थी, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। ठीक है, अभी तक जो स्थिति हुई है, इजराइल के हमले की वजह से लेबनान में लगातार बमबारी हो रही है। 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। और वैसे कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो एजेंसी है उसका कहना है कि 70,000 से ज़्यादा लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं। ठीक है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नजीब मिकाती। उनका कहना है कि 10 लाख लोग जो हैं वो बुरी तरह से विस्थापित होंगे। ठीक है, तो ये स्थिति है वहाँ पर। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से ये जो मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया है वहाँ पर बहुत ही तनाव की स्थिति हो गई, चरम पर पहुँच गई, क्योंकि इजराइल और लेबनान स्थित जो हिजबुल्लाह जो संगठन है वो ईरान और यमन के हैती जो आतंकी संगठन है उसका समर्थन है उसको। तो अब क्या हुआ ना, इजराइल ने जब हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, हिजबुल्लाह के चीफ क्या उसके बहुत सारे अधिकारियों को मार डाला है, टॉप के जो लोग थे उन सबको मार डाला इजराइल ने। तो अब उसका ध्यान यहाँ पर यमन की ओर हो रहा है। यमन में बहुत बड़े हिस्से पर यहाँ हूती विद्रोहियों का कब्जा है और इन सब को फंडिंग कहाँ से मिलती है, माना जाता है कि ईरान की ओर से फंडिंग मिलती है। ईरान की ओर से हिजबुल्लाह को भी मिलती है, हमास को भी मिलती थी और यमन में हूती विद्रोहियों को भी मिलती है। तो अब चूंकि इजराइल जो है ना इसी ताक में है कि जितने दुश्मन है उसको ख़त्म कर दो। पिछली बार वो लेबनान से पीछे हटा था, लेकिन इस बार उसने यहाँ पर अपनी
टैंक वगैरह सब कुछ तैनात कर दिए हैं और लेबनान की ओर घुसने की तैयारी में है। अब क्या है यहाँ यहाँ रूस ने भी निंदा की है कि रूस की इज़राइल ने जो मारा है हिजबुल्लाह के चीफ को, हसन नसरुल्लाह को, वो गलत किया है, ऐसा कहना है रूस का भी। ईरान बहुत बौखलाया हुआ है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। यहाँ पर ढेर सारे जो जहाज हैं लड़ाकू वो तैनात हैं, ठीक है, अमेरिकी नेवी के, उसके रडार तैनात हैं, उसके फाइटर जेट तैनात हैं। अगर यहाँ से ईरान कुछ भी करता है, चूँकि दूरी भी बहुत ज़्यादा है, ईरान अगर कुछ भी करता है तो फिर यहाँ अमेरिका जो है वहाँ वो भी इस पर हमला कर देगा बहुत बुरी तरीके से। और ये जब जो हमला किया गया ना, उस वक्त वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इज़राइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने फ़ोन पर राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडन हैं उनसे भी बातचीत की थी और कहा था कि हमने ये कर दिया है, अब हम ऑर्डर कर दिए हैं और अब नसरुल्लाह को मार डाला जाएगा। इसके बाद एक और बात हुई है कि बेंजामिन नेतन्याहू, इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूनाइटेड नेशंस पहुँचे, वहाँ जो महासभा चल रही थी उसमें भाषण देना था उनको। इन्होंने 2 तरह के मैप दिखाए हैं। एक दिखाया है काले रंग में जो लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान है। इनका कहना है कि ये सब जो है अभिश्राप हैं, ये जो इलाका है, और ब्लेसिंग्स कहा है ये सारे इलाके, यानी इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इस तरीके से ये दिखाया और भारत तक दिखाया, भारत को भी ग्रीन कलर में दिखाया। मतलब कि एक जो अभी जो आपको पता होगा पिछले साल की बात है, जब एक रूट जो है वो तैयार हो रहा था कि यहाँ से इज़राइल का जो हाइफा पोर्ट है वहाँ से होते हुए यहाँ यूएई और वहाँ से होते हुए यहाँ एक कनेक्टिविटी चलेगी, और इसी कनेक्टिविटी के तहत इसने ब्लेसिंग्स का ये दिखाया है, ठीक है। तो ये स्थिति है। ईरान बहुत बौखलाया हुआ है इस वक्त, क्योंकि आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ईरान के जो चीफ हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके साथ का फोटोग्राफ देख रहे हैं। ईरान का पूरा वरदहस्त प्राप्त था इनको। अब देख लेते हैं कि जो हसन नसरुल्लाह, उसका जो संगठन है, उसके कौन कौन मारे जा चुके हैं। तो इसका चीफ तो मारा जा चुका है, इसके अलावा जिहाद काउंसिल है, उसके जो टॉप के लीडर्स हैं वो सब मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो हिजबुल्लाह संगठन है उसको बर्बाद करने की ठान ली है इज़राइल ने। तो ये पूरी स्थिति है। पूरा जो पश्चिम एशिया है बहुत गंभीर रूप से तनाव में है, और इज़राइल ये देख रहा है कि अभी ख़त्म ही कर दें सबको, दुश्मन जो भी हैं उनको साफ़ किया जाए, ठीक है। ईरान नहीं कुछ कर पा रहा है, क्योंकि ईरान अगर हमला करेगा तो फिर इधर से क्या होगा, अमेरिका पूरी तरीके से वो तो ताक में है कि ईरान कुछ करे ताकि हम हमला करें, ठीक है। तो ये स्थिति है, जो भी अपडेट होगा फिर मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं आपको कि 71st BPSC के लिए GS फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। क्लासेस बस शुरू होने वाली हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उन सब ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत शानदार बात है कि एक तो 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। 10 मंथ में पूरा कोर्स होगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी, वैलिडिटी 18 मंथ की होगी, लाइव क्लास होगा और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा लाइव के बाद। बाइलिंगुअल होगा, मुख्य रूप से हिंदी में पढ़ाई जाएगी और तकनीकी तमाम चीज़ें इंग्लिश में होंगी। क्लास नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन PDF मिलेगा और पैनल PDF में मिलेगा। PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ओके। वीडियो कभी भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। PT टेस्ट मिलेगा ढेर सारे। मेंस का टेस्ट लिया जाएगा ऑफलाइन टाइप का, जिसमें बच्चों से कहा जाएगा कि वो इन क्वेश्चंस पे आप अपना एग्ज़ाम दें और फिर वो अपलोड करेंगे ऐप में और यहाँ से चेक करके उनको बताया जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से पर्सनली बताया जाएगा, एक तरह से इस तरीके से कर रहे हैं। और इसमें करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ाऊँगा, इतिहास के विशेषज्ञ हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यव्यवस्था और विज्ञान, और इन सब से रिलेटेड बिहार के कंटेंट भी ढेर सारे होंगे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है शार्प लर्निंग ऐप का, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सटीक प्राइस है और जल्द ही ये बढ़ने वाला है क्योंकि सीटें फुल होने वाली हैं, ठीक।
ठीक है, तो देर ना करें, क्लासेस शुरू होने वाली हैं अब। ओके, और आपको बताऊं जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है करंट फोर्स का, वो ले सकते हैं। हालांकि करंट फोर्स को सारा इसमें कवर करा दिया गया है। जो ये बीपीएससी का प्लान लेंगे उनको करंट फोर्स का मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट मिल जाएंगे। तो अगर करंट फोर्स की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो आईएसपीसीएस एक मेंबरशिप है। दूसरा बेसिक मेंबरशिप है जिसमें रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब लेवल का कंटेंट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का। 1 साल तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके ज़रिए आपको करंट फोर्स का पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और उसमें वीडियो का लिंक भी होते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। जैसे कि अभी वाला जो पूरा था ना, ये वाला जो लेबनान वाला जो मामला था, वो बिना मैप के समझना बड़ा मुश्किल है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। लापता लेडीज़ के बाद किस हिंदी फिल्म को ऑस्कर 2025 में ऑफिशियल एंट्री मिली है? ऑफिशियल मतलब एक गवर्नमेंट की ओर से गया। आंसर क्या होगा? संतोष। ठीक है, संतोष नाम की एक मूवी है। हालांकि ये भारत की ओर से एंट्री नहीं मिली है, बल्कि इसको यूनाइटेड किंगडम की ओर से एंट्री मिली है। इससे पहले भारत की ओर से लापता लेडीज़ को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, फिर वहाँ नॉमिनेशन होगा। अब संतोष भी उस रेस में आ गई है, यूनाइटेड किंगडम की ओर से भेजा गया है। यूनाइटेड किंगडम की ओर से किसने भेजा ऑफिशियल एंट्री के तौर पर? तो बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, तो उसने इस फिल्म को चुना है। क्यों चुना? हिंदी फिल्म को क्यों चुना? क्योंकि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। और इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, काफ़ी सराहा गया था इसको। ठीक है, और इसके जो प्रोड्यूसर है ना, वो है माइक गुडरिज और जेम्स बॉशेर, ये दोनों ब्रिटिशर्स हैं। और इसको फाइनेंस किया था BFI यानी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने, और BBC फिल्म्स ने किया था। हालांकि इस फिल्म का डायरेक्शन जो है ना, वो संध्या सूरी ने किया था। ये देख रहे हैं, वो एक भारतीय हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये फिल्म बनी थी। फिल्म की जो कहानी है वो एक कड़क पुलिस वाली संतोष के बारे में है। संतोष एक महिला है ये, और इसी पर पूरी कहानी ये चलती है। वो अपने पति की मौत के बाद पुलिस बनती है और मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करती है। उसमें उस दौरान ही समाज में जो व्याप्त बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जैसे जातिगत जो भेदभाव है, इन सब पर बहुत ही करारा प्रहार करती है ये फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका 101वां अस्थायी सदस्य कौन बन गया है? आंसर का नेपाल। ठीक है, तो नेपाल को शामिल कर लिया गया है, अस्थायी सदस्य बन गया है। इससे पहले उसने सिग्नेचर तो किया हुआ था, लेकिन अस्थायी सदस्यता उसको नहीं मिली थी, क्योंकि उसको रेटिफाई करना होता है अपने देश से कि हम ISA का मेंबर बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक मेंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भारतीय विदेश मंत्रालय और नेपाल के विदेश मंत्रालय, उसके दोनों अधिकारियों के बीच में फिर ये फाइनली जो है वो तय हो गया। मतलब वहाँ से रेटिफाई होके आया था, उसके बाद फिर अस्थाई मेंबरशिप दे दी गई। ठीक है, तो ISA का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में ही है। कहाँ पर? गुरुग्राम में स्थित है, और भारत मेजबान देश है, यहीं पर हेडक्वार्टर है। भारत ने ही इसका गठन किया था। अच्छा, इससे पहले यानी 100वां देश कौन सा था जो मेंबर बना था अस्थायी सदस्य? वो पैराग्वे था। और 99वां कौन सा था? तो वो स्पेन था। ठीक है, तो ISA के बारे में आप जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। मकसद इसका यही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना, और ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बदलाव लाना। और इसका गठन हुआ था 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में पेरिस में इसकी शुरुआत की गई थी, बुनियाद रखी गई थी। शुरू में ये जो है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं उनको सदस्य बनाना था, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि तमाम देश इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो सब शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य यही है कि जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल जो है ना, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब इस तरह के, उन सब पर निर्भरता कम करना और सौर ऊर्जा पर बढ़ना। ठीक है, तो नेपाल भी अब मेंबर हो गया है अस्थाई। राजधानी क्या है? काठमांडू। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं, और प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 सितंबर।
और इस दिवस की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ उसके द्वारा की गई थी। पर्यावरण बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार की? थीम है पर्यटन और शांति, यानी टूरिज्म एंड पीस। देखिए, पीस होगा तभी टूरिज्म हो सकेगा, और टूरिज्म के लिए पीस जरूरी है, शांति ज़रूरी है, इसलिए ये थीम रखा गया। ठीक है, इस दिवस की शुरुआत की किसने की थी, बुनियाद कब किसने रखी थी? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन यानी UNWTO ने ये रखी थी। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस 1980 में मनाया गया था। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मेजबान देश कौन है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया इस बार मेजबान देश है। हर साल विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी दुनिया का कोई ना कोई देश करता है। वैसे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन एक देश को जिम्मेदारी दी जाती है और वहाँ पर फिर पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं वो जुटते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये जॉर्जिया है। इससे पहले 2023 में यानी पिछले साल कौन था मेजबान देश? तो सऊदी अरब था। ठीक है, तो मैप में जॉर्जिया को भी देख लेते हैं, और ये एक सेंट्रल एशियाई देश है। ठीक है, प्यारा भारत रहा अपना। और अगर हम मध्य एशियाई देशों को कहेंगे तो वो ये वाला इलाका होता है। ठीक है, ये वाला जो इलाका ये मध्य एशियाई देश हो गया। तो इसी में यहाँ जो रेड कलर में देख रहे हैं ना, ये है क्या? जॉर्जिया। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है तिब्लिसी। क्या है? तिब्लिसी। राष्ट्रपति यहाँ के सलोमी जोराबिचवेली। प्राइम मिनिस्टर हैं इराकली का नाम है। मुद्रा यहाँ पर चलती है जॉर्जियाई लारी। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर इस तरफ उत्तर की ओर जो दिख रहा है वो रशिया का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, फिर है ये अजरबैजान, और फिर यहाँ पर था अर्मेनिया, और फिर ये तुर्की हो गया। ठीक है, समुद्र तो वह है ब्लैक सी यानी काला सागर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा सितंबर के आखिरी रविवार को। और इस बार 2024 में कब है वो तारीख? तो 29 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र ने लड़कियों के महत्व को देखते हुए, बेटियों के महत्व को देखते हुए दिवस घोषित किया था 2012 में ही। अगला क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है रेबीज की सीमाओं को तोड़ना, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये थीम इस बार का रखा गया है। उद्देश्य यही है कि रेबीज़ की जो बीमारी है इसको लेकर रोकथाम की जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। रेबीज़ क्या है? जूनोटिक बीमारी है, मतलब एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलती है। आमतौर पर कुत्तों के काटने या बंदर के काटने, खरोंच लगने, उसके कारण ये हो सकता है। और इसके कारण क्या होता है? मस्तिष्क में, दिमाग में सूजन हो जाता है, एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस की स्थिति हो जाती है, और फिर व्यक्ति की डेथ हो जाती है। रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है, उसको रेबीज है, और आपने वैक्सीन लगवा लिया, तो फिर उसका कोई असर नहीं होगा, उस रेबीज का असर नहीं होगा। ठीक है, बीमारी नहीं होगी। ओके, और एक और बात बताऊं कि सवाल हो सकता है कि WHO ने दुनिया से जो है वो कुत्तों के काटने के मामले में रेबीज को ख़त्म करने का कब तक का टारगेट रखा हुआ है? तो वो है 2030 तक का लक्ष्य रखा हुआ है कि जो कुत्ते से काटने वाले, खासतौर पर जो रेबीज हो, मानव मृत्यु हो, उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए रणनीतिक योजना बनाई हुई है, और ये पूरा उसका पोस्टर भी आप देख रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुत्तों के काटने की वजह से जो रेबीज की बीमारी खासतौर पर ज़्यादा होती है, उससे दुनिया भर में 49,000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यानी हर दिन 9 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, और इसका 40% जो संख्या है ना, वो एशिया और अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। ठीक है, तो थीम भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 28 सितंबर, मतलब कि लोगों का जो है ना वो अधिकार हो सूचना तक पहुंचने के लिए, जैसे भारत में सूचना का अधिकार है, इस तरह की बात। ओके, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे। आंसर 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, कार्रवाई के लिए हृदय का
उपयोग करें। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। मकसद यही है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या दिल की बीमारी है, स्ट्रोक हो रहा है, तो इन सब के बारे में जागरूकता फैले और लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि हर साल दिल से जुड़ी हुई यानी हार्ट से जुड़ी बीमारियों की वजह से दुनिया भर में 18 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। ओके, और भारत में 40 साल से कम उम्र के बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उससे ज़्यादा उम्र में तो दिख रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा संख्याएं आ रही हैं, तो वक्त है हार्ट को सेफ रखने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 29 सितंबर को। ठीक है, मतलब भोजन जो है ना वो उसको बर्बाद ना किया जाए, उसका यूज़ किया जाए। उतना ही भोजन लें जितनी हमें ज़रूरत है, थाली में परोस कर और फिर बाद में फेंकना ना हो। ठीक है, तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अनुवाद दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत जैसे देशों में जहाँ पर कई भाषाएं बोलियाँ बोली जाती हैं, तो अनुवाद जो है ना वो रूपांतरण वो हमेशा ही हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास भारत में। और विदेशों में जा रहे हैं आप, विदेशों में तो अलग अलग लैंग्वेज है, तो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, AI, उसकी वजह से ट्रांसलेशन काफ़ी मतलब आसान हो गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आजकल देखते होंगे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता चलती है, चाहे अलग अलग जगहों पर, चाहे संयुक्त राष्ट्र में ही क्यों ना, सब अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं, चाहे अफ्रीका के हो, यूरोप के हो, सब अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हैं। लेकिन वहाँ जो व्यक्ति सुन रहा होता है ना, वहाँ पर मौजूद अलग अलग राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो कान में हेडफोन लगाए रहते हैं, तो वो ट्रांसलेट होके ऑटोमेटिकली AI की तरफ से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनको अपने ही लैंग्वेज में सुनाई देता है। तो आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि आप जो बैठेंगे एक जगह और किसी से भी बात कर सकेंगे, क्योंकि AI उन चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहा होगा, बिल्कुल सही ट्रांसलेट कर रहा है। हालांकि अभी भी AI जो ट्रांसलेट करता है ना, उसमें कुछ बाधाएं हैं, क्योंकि जो मानवीय पहलू है यानी जो भावनात्मक चीज़ें हैं उसको ट्रांसलेट करना AI के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं हिंदी में, मैं बोल रहा हूँ और आप हिंदी में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में ये होगा कि हम हिंदी में बोल रहे होंगे और आप उसको बांग्ला में सुन रहे होंगे, तमिल में सुन रहे होंगे, तेलुगु में सुन रहे होंगे, कन्नड़ में सुन रहे होंगे, कोई फ्रेंच में सुन रहा होगा। तो ये सब आने वाले वक्त में ये होने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जैविक किसान पप्पामल, उनका निधन हो गया 27 सितंबर को 109 वर्ष की उम्र में। तो उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? आंसर होगा 2021 में उनको मिला था। उनका पूरा जीवन एग्रीकल्चर और सोशल एक्टिविटी के क्षेत्र में समर्पित रहा है। खासतौर पर जैविक खेती को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया और इसकी वजह से उनको ये अवार्ड भी मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए मिनिमम मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई है, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर की मजदूरी कितनी है? आंसर का 783 रुपीज़ पर डे। ये केंद्र सरकार ने तय किया है, 27 सितंबर को ये ऐलान किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अनस्किल्ड जो वर्कर है उसको 783 रुपीज़ प्रति दिन मिलेगा, ये दिन होगा, यानी प्रति माह उसका 20,358 रुपये होते हैं। सेमी स्किल्ड वर्कर उसे 868 रुपीज़ पर डे मिलना चाहिए, यानी 22,568 रुपये प्रति माह होगा। स्किल्ड और बगैर हथियार वाले जो काम करते हैं लोग, तो उनके लिए 954 रुपये प्रतिदिन या महीने के 24,804 रुपये होने चाहिए। ज़्यादा स्किल है और हथियार से लेस अगर कोई गार्ड की ही बात कर लें तो उसको 1,000 रुपये प्रतिदिन और महीने के मिनिमम 26,910 रुपये मिलने चाहिए। ये मिनिमम वेज
तय किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। देखिए मिनिमम वेज जो है ना वो केंद्र और राज्य वो अलग अलग तय करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ये तय कर दिया गया है और राज्य भी अलग अलग करते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने भी अभी कुछ वक्त पहले अपना तय किया था। तो केंद्र के जितने भी काम होंगे ना उसमें ये पैसे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको मिल गया है? आंसर का इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, ये त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। दरअसल क्या है कि मिजोरम के जो मौजूदा राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभपति, तो वो अनुपस्थित हैं क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं, हॉस्पिटल में थे, इलाज चल रहा है कुछ, तो इसलिए तब तक के लिए इनको चार्ज दे दी गया है। त्रिपुरा के गवर्नर हैं ये। ठीक है, मिजोरम की बात कर लें, राजधानी क्या है? आइजॉल है और मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहावमा। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पूर्व आईपीएस अधिकारी KK-N दारूवाला का निधन हो गया 26 सितंबर 2024 को, तो किस वजह से प्रसिद्ध थे? एक तो आईपीएस थे, दूसरी क्या वजह है? आंसर का अंग्रेजी कवि के तौर पर बहुत ही प्रसिद्ध थे वो। ठीक है, आईपीएस अधिकारी हुए थे 1958 में, ज्वाइन किया था उन्होंने यूपी कैडर में, बाद में फिर रॉ में चले गए, रॉ के सेक्रेटरी पोस्ट तक वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसी दौरान उनका साहित्य में काफ़ी उनकी रुचि रही और फिर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही उनकी। उनकी कविता थी अंग्रेजी में अंडर ओरियन, 1970 में प्रकाशित हुई थी, काफ़ी पॉपुलर रही है। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन इन अप्रैल, ये भी एक कविता लिखी थी, तो वो भी मशहूर रही। 1984 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले कुछ दिनों का, इकट्ठा दे दिया मैंने। ठीक है, और वीकली तमाम अभी आपको मिल जाएगा, बस 1-2 दिन में मंथली भी मिल जाएगा। ओके, और आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं और बीपीएससी का कोर्स बस शुरू हो गया है लगभग, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, बाय।